हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है मानव का तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, जो आपके 26 नंबर चैप्टर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ उससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बेसिक बता देती हूँ कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है वो कैसे काम करता है। मुख्यतः इसके अंदर हम हमारे ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो ब्रेन है वो किस प्रकार काम करता है, इसका कौन सा भाग है, वो क्या रोल करता है, शरीर की किस क्रियाओं के द्वारा मस्तिष्क के किस भाग द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो वो हम सब पढ़ने वाले इसके अंदर मानव का तंत्रिका तंत्र। तो देखिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसको बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है उनको बोला जाता है तंत्रिका कोशिका, या उनको न्यूरॉन भी कहा जाता है। ठीक है, ज्यादातर इंग्लिश वाला नाम है जो काम में आता है, तो आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अब ये जो कोशिकाएं होती है ये हमारे शरीर की कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती है। क्यों होती है? बाकी शरीर की कोशिकाओं से ये अलग होती है। पहला गुण तो ये होता है ये सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की, इनसे लंबी कोई दूसरी कोशिका नहीं होती है। तो सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। दूसरा इनका महत्वपूर्ण लक्षण है जो अन्य कोशिकाओं से अलग है, वो है कि आपको पता है बाकी शरीर की सभी कोशिकाओं में क्या होता है? विभाजन होता है। वो विभाजन करके नई कोशिका बनाने का काम करती है। लेकिन जो हमारी ये ब्रेन की कोशिका है जिनको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन बोला जाता है, इन कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, यानी ये जिंदगी में कभी भी विभाजन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपको अगर पता हो तो कोशिका का विभाजन करने के लिए उनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको सेंट्रियोल या तारक बोला जाता है। तो वो अगर संरचना होगी तो ही कोशिका विभाजन करेगी। तो हमारी इन तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर तारक का या सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि इन कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये विभाजन नहीं कर सकती और ये हमारे ब्रेन को बनाती है। तो यही कारण है कि अगर हमारे ब्रेन पे चोट लग जाती है तो वो वापस ठीक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बाकी हमारे स्थान पर कहीं भी शरीर में चोट लग गई, घाव हो गया, तो वो घाव थोड़े टाइम बाद भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि वहाँ की कोशिका विभाजन करके नई कोशिका बना के उस घाव को भर देती है। लेकिन जो ब्रेन की कोशिका होती है वो उनमें चोट अगर लग गई, वो कोशिका नष्ट हो गई, तो वो जिंदगी भर नष्ट ही रहती है, नई कोशिका नहीं बन सकती, क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। फिर हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र किसको बोलते हैं। तो हमारे शरीर का वह तंत्र जो पूरे शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करके रखता है। जैसे देखिए अगर व्यक्ति का सोचिए ये ब्रेन वाला पार्ट काम करना बंद कर दे तो वो जिंदा लाश की तरह रहता है, क्योंकि उसके अंदर कोई संवेदना नहीं होती है, वो कोई काम नहीं कर सकता, कोई उसके अंदर प्रेरणा देने वाला ऑर्गन नहीं होता है। तो शरीर का नियंत्रण करने वाला और समन्वय बनाने वाला जो तंत्र होता है वही क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो देखिए इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम। मानव शरीर का नियंत्रण और समन्वय स्थापित करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोला जाता है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसको बोलेंगे? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। फिर हम देखते हैं कुछ पॉइंट तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में।
तो अब हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में कि कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। थोड़ा सा देखिए बेसिक। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, देखिए न्यूरॉन नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अंदर जो वृक्क या किडनी होती है उसकी क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। तो दोनों नाम है वो एक समान है, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश के नेम में है वो चेंज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनका इंग्लिश नाम भी याद रखना जरूरी है। अब देखिए इसका क्या क्या पॉइंट है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है ये, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। देखिए न्यूरॉन की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। तो देखिए स्टूडेंट, जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया वो किसका है, न्यूरॉन की संरचना है, ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है। इतनी लंबी संरचना होती है ये, इसलिए इसको बोला जाता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता, विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, क्योंकि इनमें तारक काय
अनुपस्थित होता है। नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो अब हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र है वो मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है परिधीय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमल नर्वस सिस्टम। तो वर्गीकरण देखते हैं हम तंत्रिका तंत्र का।
देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने तंत्रिका तंत्र को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा कौन सा है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला और दूसरा भाग है ये तो आपको आपके शरीर में दिखाई देगा, आप देखने से बता सकते हो कि हाँ ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और ये परिधीय तंत्रिका तंत्र है। लेकिन जो तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वो दिखाई नहीं देता है, बल्कि जो हमारा ब्रेन है या हमारा तंत्रिका तंत्र है अगर सक्रिय अवस्था में है या निष्क्रिय अवस्था में, यानी स्थिति के आधार पर ये तीसरा भाग बताया गया है। तो देखिए सबसे पहला जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसको बोलते हैं, हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में जो भाग रहता है मेरु रज्जु, अगर आप उन दोनों को देख रहे हो तो आप बोल रहे हो कि हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को देख रहे हैं, या आप मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बारे में पढ़ रहे हो तो आप बोल सकते हो कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या सम्मिलित है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को किसमें सम्मिलित किया गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के अंदर। आपको पूछ लिया जाए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या सम्मिलित है तो आपको आंसर क्या देना है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। फिर आपके दूसरा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, यहाँ पे तो सिर्फ हम मस्तिष्क और मेरु रज्जु का अध्ययन करेंगे, लेकिन इनसे सूचना ले जाने के लिए जो इनमें तार पाए जाते हैं उन तारों को क्या बोला जाता है, तंत्रिका बोला जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार घर में लाइट के उपकरण लगे रहते हैं, एक जगह मीटर लगा रहता है, अगर आप मीटर से लाइट नहीं चालू करोगे तो उपकरण है वो नहीं चल पाएंगे, या आपने जो लाइट का मीटर लगा दिया उपकरण नहीं लगाएंगे तो भी नहीं होगा फर्क उसका, और आपने उपकरण भी लगा दिया है मीटर भी लगा दिया लेकिन दोनों को तार से नहीं जोड़ा है तो क्या मीटर का करंट उपकरणों तक पहुंच पाएगा, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। सेम वही प्रोसेस है, हमारे शरीर के जो बाकी अंग है जैसे हाथ पैर आंतरिक अंग जो भी है वो क्या है, एक प्रकार के उपकरण है, और मीटर क्या है, ये हमारा ब्रेन और मेरु रज्जु हमारे शरीर के मीटर है। तो इन ब्रेन से सूचना शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए जो तार पाए जाते हैं उन तारों को क्या बोलेंगे, तंत्रिका या नर्व बोला जाता है। जो तार हमारे मस्तिष्क से निकलते हैं उनको बोलते हैं कपालीय तंत्रिका, और जो तार मेरु रज्जु से निकलते हैं उनको बोलेंगे मेरु रज्जु तंत्रिका। इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी यानी टोटल 24, और इनकी संख्या होती है 31 जोड़ी 31 पेयर या 62। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र में किसको सम्मिलित किया गया है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का है हम जो अध्ययन करते हैं। फिर जो तीसरा भाग, जैसा कि मैंने बताया कि ये भाग हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन कार्य के आधार पर जैसे आपको डर लग रहा है, आप भाग रहे हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, श्वसन दर बढ़ गई है, तो उस टाइम हमारा ब्रेन जो सक्रिय अवस्था में रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र। या आप रेस्ट में हो, आराम से सो रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, तो आपके शरीर की सारी सिचुएशन है वो नॉर्मल रहती है, तो उस टाइम हम बोलेंगे कि कौन सा तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है, परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है। तो ये दोनों भाग तो आपको दिखाई देते हैं शरीर में, जबकि ये जो तीसरा भाग है वो सिचुएशन के आधार पर बताया गया। तो इस वर्गीकरण को नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने वर्गीकरण देख लिया, अब हम इन सब भागों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग, मस्तिष्क को पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्रेन होता है वो पूरे शरीर के कार्यों का कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोला जाता है मानव शरीर का सूचना प्रसारण
अंग। इसका वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम के मध्य, यानी महिलाओं में 1350 ग्राम होता है, जबकि पुरुषों में इसका वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है। ठीक है, इसके अंदर जल की मात्रा पाई जाती है 85% है, वो वाटर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए इसका पहला पॉइंट, इसे मानव शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कहते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कहते हैं। वजन होता है 1400 ग्राम। तेरह सौ 50 ग्राम। जल की मात्रा 85%। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है उसके ऊपर एक कठोर हड्डी पाई जाती है जो उसकी सुरक्षा करती है। उस कठोर हड्डी का नाम होता है करोटी। बहुत ज्यादा कठोर हड्डी होती है जो आसानी से टूटती नहीं। आपको पता है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो मांस के टुकड़े के जैसा बिल्कुल सॉफ्ट भाग होता है, और यदि इस पर कोई सुरक्षा नहीं की जाए तो अगर इस पे चोट लग जाए तो वो भी नुकसानदायक है। चोट लगने से क्योंकि इनकी कोशिका नष्ट होगी, और जैसा कि आपको पता है कि कोशिका नष्ट होने के बाद इसकी कोशिका वापस नहीं बन सकती, इसलिए इस कोमल भाग को सुरक्षा देने के लिए इसके ऊपर एक कठोर हड्डी पाई जाती है। उसको क्या बोला जाता है? करोटी बोला जाता है या कपाल बोला जाता है। तो देखिए ब्रेन की स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं। ये मस्तिष्क है जिसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और इसके ऊपर जो कठोर हड्डी पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? कपाल या करोटी। जो मस्तिष्क के ऊपर हड्डी पाई जाती है और मस्तिष्क के बीच में 3 झिल्लियां भी पाई जाती है उनको मेनिनजीज बोला जाता है। तो देखिए ये होती है सबसे पास वाली हड्डी, और इसके अंदर सबसे ज्यादा रक्त आपूर्ति पाई जाती है क्योंकि ये ब्रेन से चिपकी हुई रहती है, और इसी के अंदर रक्त वाहिनियां होती है जिससे ब्रेन को पोषण प्राप्त होता है। तो ये सबसे पास वाली को क्या बोला जाता है? पाया मेटर। पाया मेटर। बीच में जो हड्डी पाई जाती है उसको बोला जाता है एरेक्नोइड। इसको बोला जाता है एरेक्नोइड। और जो सबसे दूर हड्डी पाई जाती है उसको बोला जाता है ड्यूरामेटर। इन तीनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? मेनिनजीज। और कभी कभी क्या होता है कि किसी विषाणु के संक्रमण से, वायरस के इन्फेक्शन से क्या होता है, इन झिल्लियों के अंदर सूजन आने लगती है, और सूजन आने से व्यक्ति के सर में दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, उनकी याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। उस रोग को क्या बोला जाता है? मेनिनजाइटिस रोग बोला जाता है। तो इन झिल्लियों में सूजन से कौन सा रोग होता है? मेनिनजाइटिस रोग। मेनिनजाइटिस रोग। और मेनिनजाइटिस रोग किसके संक्रमण से होता है? विषाणु के संक्रमण से।
ठीक है। सबसे ज्यादा रक्त आपूर्ति किस में होती है? पायामेटर के अंदर रक्तवाहिनियां इनके अंदर उपस्थित रहती है, और इस झिल्ली में रक्तवाहिनी उपस्थित रहने से ये क्या करती है? ब्रेन का है वो पोषण प्रदान करती है उसको। जो भी पोषक पदार्थ रक्त की सप्लाई होती है ब्लड के अंदर, वो ब्लड वेसल्स के द्वारा होती है, और वो ब्लड वेसल्स कौन सी झिल्ली के अंदर पाई जाती है? पायामेटर वाली झिल्ली के अंदर। जो ऊपर हड्डी पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? कपाल। मैंने आपको बताया ये जो हड्डी होती है वो बहुत ज्यादा कठोर होती है। आपने नाम सुना होगा कपाल भाती सॉरी कपाल भाती प्रक्रिया, यानी डेड बॉडी होती है उसको जलाया जाता है। तो जब डेड बॉडी आधी जल जाती है तो फिर क्या होता है? ये कपाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, एक बार में जलती नहीं है। तो जब डेड बॉडी आधी जल जाती है तो फिर इस कपाल को तोड़कर इसमें घी डालकर इसको वापस जलाया जाता है जिससे ये पूरी जल जाए। तो वो कपाल भाती प्रक्रिया क्या होती है? जो मस्तिष्क की हड्डी होती है उसको तोड़कर वापस जलाना ही क्या कहलाता है? कपाल भाती प्रक्रिया। और ये बहुत ज्यादा कठोर हड्डी होती है जो ब्रेन की, मस्तिष्क की बाहरी चोट से सुरक्षा करती है। नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया। इसके साथ ही एक पॉइंट स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जो ये पायामेटर और जो एरेक्नोइड है, इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक गुहा पाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है? एरेक्नोइड गुहा बोला जाता है। यानी इन दोनों झिल्लियों के बीच में, ये झिल्ली आपके पायामेटर और ये एरेक्नोइड, इनके बीच में एक गुहा पाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है? एरेक्नोइड गुहा। और इस गुहा के अंदर एक लिक्विड पार्ट भरा रहता है जिसको क्या बोला जाता है? मेरु द्रव बोला जाता है। ये जो द्रव होता है वो ब्रेन पे जो चोट लगती है उससे रक्षा करता है, क्योंकि एक तो ये उत्प्लावक बल भी प्रदान करता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो इसका वजन होता है वो लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। लेकिन क्या आपको अपने मस्तिष्क का वजन पता चलता है? आपको पता लग रहा है कि मेरे 1.5 किलो का भार रखा हुआ है? नहीं रखा हुआ होता है, क्योंकि ये जो लिक्विड होता है ये इसको उत्प्लावक बल प्रदान करता है। आपने नाम सुना होगा, उत्प्लावकता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। उसके अंदर क्या बताया था कि कोई भी द्रव है वो उसके अंदर पड़ी हुई वस्तु को ऊपर की ओर विस्थापित करता है, जिसके कारण उस वस्तु का भार है वो कम प्रतीत होता है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है कि जो मेरु द्रव पाया जाता है इस एरेक्नोइड गुहा के अंदर, वो मस्तिष्क को उत्प्लावकता प्रदान करता है, जिसके कारण इसका भार है वो महसूस नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना, एरेक्नोइड गुहा मस्तिष्क की किन किन झिल्लियों के मध्य पाई जाती है? तो ये गुहा आपके पायामेटर और एरेक्नोइड के मध्य में पाई जाती है, और इसमें जो द्रव भरा रहता है वो मेरु द्रव होता है। ये कहाँ से आता है? देखिए, जो आपके पायामेटर वाली झिल्ली है इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, तो उनके अंदर ब्लड बहता रहता है। अब वो रक्त का कुछ भाग है वो प्लाज्मा सीरम छन छन कर बीच में इस गुहा में एकत्रित होने लगता है, और ये जो द्रव है वो आगे से पीछे की ओर बहता हुआ वापस रक्त वाहिनियों के अंदर डाल दिया जाता है और शरीर में चला जाता है। नॉर्मली इसकी मात्रा होती है 150 मिलीलीटर पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। यहाँ तक की थी हमारी क्लास। इसके ब्रेन के जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके भाग है आगे अलग अलग, अग्र, मध्य और पश्च, इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच।